सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। एक अंतराल के बाद चर्चा फिर से शुरू हुई है। विषय बहुतेरे हैं, खासतौर पे इजराइल और ईरान के बीच जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा है उस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन भारत सरकार ने अरसे के बाद एक फैसला लिया और उस फैसले के तहत विधिवत अधिसूचना आज जारी हो गई। एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके संदर्भ में 7 दशक तक इस देश में कोई भी दल रहा हो या कोई भी सरकार रही हो, उसने हमेशा असहमति जाहिर की थी। इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में मांग आती थी, पर सरकार या राजनीतिक दल इसे देश के खिलाफ मानते हुए अस्वीकार करते थे। आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं जाति आधारित जनगणना की। इस देश में जो जनगणना का इतिहास है वो गुलामी के काल से, अंग्रेजों के शासनकाल में देश में जनगणना के सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 1931 में आखिरी मौका था जब जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। अंग्रेजों के संदर्भ में जो पाठ हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाया गया उसमें बताया गया कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया था और उसके माध्यम से देश को विभाजित रखने और करने की हमेशा चेष्टा की थी। आजादी के बाद जब इस देश में संविधान के माध्यम से व्यवस्था कायम हुई तो उसमें एक आरक्षण की व्यवस्था की गई और आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत उस वर्ग को जो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं खारिज किया जाता था उसे मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में आरक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में लाने की कोशिश संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के तहत दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या अन्य पंडित नेहरू समेत तमाम लोग वह सब इस बात पर एक राय थे कि छुआछूत के माध्यम से या अन्य आधार पर एक वर्ग समाज में ऐसा है जिसको उपेक्षा के दंश से पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरना पड़ा है और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्नों की जरूरत है। अपेक्षा तो ये थी कि आरक्षण की व्यवस्था के तहत देश 10 साल के भीतर ही उन्हें मुख्य धारा में ले आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। जब संविधान बना था और व्यवस्था लागू हुई थी उस समय आरक्षण की व्यवस्था 12.5% और 7.5% थी, पर 1970 में इस आरक्षण की व्यवस्था को तो कायम रखा ही गया। आरक्षण के प्रतिशत अनुसूचित जाति के संदर्भ में और जनजाति के संदर्भ में प्रावधान कर दिया गया। बाद में दौर और बदला तो मंडल आयोग आया, मंडल आयोग की सिफारिशें आई। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह हर तरफ से घिर गए तो मंडल बनाम कमंडल के दौर के अंतर्गत 1991 में पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया और 70% आरक्षण पिछड़े वर्ग के हवाले कर दिया गया। कुल मिलाकर देश में 49% के करीब आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई। वक्त के साथ अब इस व्यवस्था में और वृद्धि की मांग समय समय पर आती है। इस देश में जो लोग अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने बाहुबल के लिए ख्यात रहे हैं, जो ये बताते हैं कि उन्होंने तो इस देश पर शासन किया है, इस इलाके पर शासन किया है, गौरवशाली परंपरा के वो वाहक हैं, वो भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण या शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की खातिर अपने आप को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि हर कोई पिछड़े की सूची में शामिल होने के लिए व्याकुल हो रहा है। इन सब के बीच में एक नया सिलसिला शुरू हुआ, वो है अपने आप को जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात जितनी जिसकी आबादी है उसको उतना व्यवस्था में स्थान मिले। एक नया सिलसिला शुरू निकला। कांग्रेस जो अरसे से जनता के स्तर पर खारिज हो रही थी, उसके नेता राहुल गांधी इसके सबसे बड़े अगुवा हो गए। राहुल गांधी को यह लगा कि जाति आधारित जनगणना देश में कराया जाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की इस मांग को कुछ लोगों का समर्थन मिला, पर भाजपा ने इसे सिरे से खारिज किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश के खिलाफ बताया था, पर वही भारतीय जनता पार्टी वक्त गुजरने के साथ में इस मांग को मारने के लिए सहमत हो गई और अब यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह देश के लिए कितना जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिसको संविधान निर्माताओं ने सही नहीं माना, 7 दशक के शासनकाल में देश में सही नहीं माना गया, उसको अब हर वर्ग के द्वारा सही मान लिया गया है। यहां तक कि 2021 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि ये व्यवहारिक नहीं है, बहुत ही जटिल काम है, पर आज अधिसूचना जारी हो गई है। 21 महीने में जाति आधारित जनगणना का काम पूरा हो जाना है, वो काम जो 2021 में शुरू होना था।
तो इसके पड़ने वाले प्रभावों पर आज हम बात करेंगे। यह फैसला दल हित में है, देश हित में है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। कई खास प्रबुद्ध जन हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि जाति व्यवस्था एक गंभीर अन्याय है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता के तौर पर वर्तमान पीढ़ी जानती, मानती और पहचानती है, उन्होंने ये विचार दिया था। इस देश की परिकल्पना में रहा था आजादी के बाद से कि हम जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, अर्थात जाति व्यवस्था को ही खत्म करने के लिए हम अपना संकल्प जाहिर करते थे। पर अब हम हर व्यक्ति की जाति पूछने जा रहे हैं, और जब हर एक की जाति पूछेंगे तो जाति व्यवस्था को खत्म कैसे करेंगे, ये सवाल जहन में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपनी सदी हुई बात कहने के लिए ख्यात हैं। अपने ही पूर्वधाओं के विचारों को खारिज करते हुए कांग्रेस इस रास्ते पर आई है, इसका समर्थन वो कैसे करेंगे जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हैं, जाने माने प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वह इसके पड़ने वाले प्रभावों पर हमारे साथ विचार साझा करेंगे। और इन सब के बीच जब ऐसे नाजुक मसले होते हैं तो हम खरी खरी बात अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए याद करते हैं अपने बेहद सम्माननीय श्रवणकर जी को। जाने माने पत्रकार हैं, इस विषय पर उनके नजरिए को जानने के लिए हम भी लालायत हैं और उम्मीद करते हैं दर्शक भी लालायत होंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यशपाल सिंह सिसोदिया जी से करेंगे क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है। वो हमें बताएंगे कल तक वो जिसका विरोध कर रहे थे आज वही फैसला किस कारण से लेने के लिए विवश हुए हैं। पर ये सुने उससे पहले 3 टिप्पणियों पर भी दृष्टि डालते हैं। और हम लोगों ने पहले भी कहा तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है, और हम लोगों का एक दबाव था, ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने ईबीसी हैं, वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। ये मांग तो कांग्रेस पार्टी ने और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी ने और बाद में सारे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने इसका समर्थन किया था और ये मांग की थी कि जितना जल्द हो सके ये होना चाहिए। ये जो जातीय जनगणना है, और सरकार पहले तो उससे इनकार करती रही, प्रधानमंत्री इनकार करते रहे, गृह मंत्री इनकार करते, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी इन लोगों ने इनकार किया था। लेकिन इनको ये बात समझ में आ गई, देर से ही आई, कि जातीय जनगणना करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूँ। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना और ओबीसी को इंतजार के लिए तड़पाना, ये कांग्रेस के राज में नंबर 1। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 2। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 3। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी ओबीसी कमीशन को कोई स्टेटस ना देना, ये कांग्रेस के राज में। उनको संवैधानिक आयोग मिलना, ये कांग्रेस के जाने के बाद। और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। जी यशपाल जी, थोड़ा रोशनी दीजिए, वो कौन सी मजबूरियां आन खड़ी हुई कि जिस जाति आधारित जनगणना को सिरे से खारिज करती थी भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपने आप को संकल्पित बताता है, उस भाजपा के रहते हुए हर घर में पूछा जाएगा तुम्हारी जाति क्या है, क्यों? हिमांशु जी, वैसे आपने पूरी रिपोर्ट को बखूबी प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत कुछ चीज आपने बता दी, मैं उसको रिपीटेशन नहीं करूंगा। लेकिन अभी आपने 3 बाइट सुनाई हैं और उसमें आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र गुप्ता जी को आपने सुनाया है, और उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस का जो चाल और चरित्र है, कांग्रेस का जो पैतरे बदलने की जो उनकी स्टाइल है, और कब तब क्या क्या हुआ, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड उन्होंने भी, भूपेंद्र यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से
तय किया। देखिए हिमांशु जी, सुषमा स्वराज जी ने 2010 और 2011 में जनगणना का समर्थन किया था। उनका रुख, भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट किया था। आपको स्मरण होगा, तत्कालीन गृह मंत्री की भूमिका में राजनाथ सिंह जी थे और 2021 में ओबीसी के आंकड़ों से उन्होंने बात कही थी, लेकिन कोविड के कारण से 2021 में कोविड आने के कारण से वह आगे नहीं बढ़ पाया। अभी मैं देख नहीं पाया था, नाम देख नहीं पाया था किसने अपनी प्रतिक्रिया दी। शायद बिहार से कोई प्रतिक्रिया आई, आपने भी हमको सुनाई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा हिमांशु जी के 2026-27 तक ये आंकड़े जुटाए जाएंगे, जैसी आज नोटिफिकेशन हुआ है, जो आज अधिसूचना जारी हुई है। और मुझे लगता है कि तब तक ये चुनाव बिहार के भी और उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, लेकिन चुनाव को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और राहुल गांधी जी जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो वे सांसद की भूमिका में थे, राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में थे। 2011 में जानबूझ करके क्यों रोका गया जनगणना के आंकड़ों को, और 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको सिरे से खारिज क्यों किया। देखिए 7 दशक जैसा आपने बताया है, किसी की भी दल की हिम्मत नहीं, हिमांशु जी आपका वक्तव्य था। और अगर 7 दशकों के लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका निर्णय किया है, तो मैं तो निर्णय का स्वागत करूंगा, क्योंकि ये आजादी के बाद की 8वीं और देश की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं ये जनगणना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के साथ साथ जातिगत आंकड़ों को भी इसमें शामिल करने का। यशपाल जी, मेरे एक मूल सवाल पर आइए। कांग्रेस अपना स्टैंड कैसे बदलती है, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने बताया, आप मुझे ये बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपना विचार क्यों बदल ली, इस पर तो आप रोशनी दे सकते हैं। कांग्रेस क्यों बदल दी, इस पर तो आप पूरा व्याख्यान दे देते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व ही जाति आधारित जनगणना के खिलाफ था। लगातार आपके शीर्ष नेता बताते थे कि यह देश हित में नहीं है। जिसको कल तक आपने देश हित के विपरीत पाया था, आज वो फैसला कैसे देश हित में हो गया, इसके संदर्भ में थोड़ी आपसे स्पष्टता की उम्मीद है। देश लाभान्वित होगा कि आप अपने स्टैंड को, अपने विचार को परिवर्तित करने के लिए क्यों तैयार हुए। चुनावी लाभ की दृष्टि से या देश का हित आपको अब समझ में आया, अरे यही तो नुस्खा है, यही तो तरीका है, यही तो फार्मूला है जिससे देश तरक्की करेगा, इसलिए आप ये फैसला क्रियान्वित करने के लिए तैयार हुए। आपने हलफनामा दिया है 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कि जाति आधारित जनगणना कराया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, प्रशासनिक रूप से बेहद मुश्किल है। जी यशपाल जी, उम्मीद है आप रोशनी डालेंगे। मुश्किलों को आसान करने का काम ही तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है हिमांशु जी। और उन्होंने अगर सारे बातों को, सारी विचारों को अगर अध्ययन करते हुए 2 चरणों में जनगणना कराए जाने का निर्णय लिया है, तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये किया जा रहा है। देखिए राजनीतिक लाभ अगर लिया जाने की बात होती तो अभी भी ये निर्णय नहीं होता, लेकिन यह सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ जातिगत जनगणना का अगर विषय आता है, कांग्रेस उसको हमेशा रोकने की कोशिश करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, भले ही आप कह रहे हैं कि ये विचार क्यों बदल दिया गया, उसके पीछे कारण क्या है, तो अगर जातीय जनगणना के आधार पर अगर देश में सामाजिक समरसता की स्थापना होती है और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये जो नकारात्मक टिप्पणियां चल रही थी उसको सकारात्मक भूमिका में निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। चलिए मैं के बाद आता हूं, एक सवाल आपसे और कर लेता हूं। राहुल गांधी की 2 मांगे थी, जाति आधारित जनगणना भी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने एक कैपिंग लगा रखी है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था हम जाति आधारित जनगणना भी कराएंगे और आरक्षण की सीमा को 50% से आगे भी बढ़ाएंगे। आपसे जानना यह है, आप जाति आधारित जनगणना तक ही सीमित रहने वाले हैं या इस विचार पर भी आप राहुल गांधी के साथ हो गए हैं कि आरक्षण की सीमा भी 50% से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी है। इस सिद्धांत के साथ है यशपाल जी आप, या आपका कहना है कि जनगणना तो करेंगे पर मजाल आरक्षण 50% से ऊपर हो जाए, प्रतिभाओं के साथ अन्याय आप नहीं होने देंगे? किस विचार के साथ हैं आप?
एक ही क्या स्थितियां बनेगी, हिमांशु जी क्या परिस्थितियां बनेगी, लेकिन राहुल जी का आपने नाम लिया तो राहुल जी तो खुद ही अपने बयानों से और अपने विचारों से और परिवर्तित रहे। मैंने उल्लेख किया है कि जिस प्रकार से सांसद की भूमिका में थे, राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में थे, उन्होंने तो 2011 की जनगणना को रोकने का काम किया था। और आज अगर आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की के नेतृत्व वाली सरकार देश हित में काम करेगी, व्यक्ति और समाज हित में काम नहीं करेगी। वही यशपाल जी ने तो बता दिया, हम जो भी काम करते हैं वो देश हित में ही हो जाता है। पर मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। क्या कहते हैं अजय उपाध्याय जी? मोदी सरकार का अभिनंदन करने का मन है आपका कि नहीं है? स्वागत करना चाहते हैं कि नहीं है? शुक्रगुजार हैं कि नहीं है? फैसला ही नहीं लिया, फैसले के क्रियान्वयन का पूरा कार्यक्रम भी दे दिया गया है। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? आते आते साहब बहुत देर हो गई, चलिए कोई नहीं, आप आए। अर्बन नक्सल जिसको कहते थे, उनकी बातों को आपने समझा कि इस देश के हित में कोई बात की जाए तो उसको नक्सल नहीं बनाइए, नक्सलिस्ट से मत जोड़िए। जाति की आप बात करते थे, 4 ही जाति पिछले लोकसभा चुनाव में थी मोदी जी की, पर उसमें बहुत सारी चीजें बदली और उनको अब लगता है, बेशक चुनाव के कारण ही, बिहार चुनाव के कारण, कि इसकी आवश्यकता है। हमारे एक आपने जो ब्यूरो रिपोर्ट में दिखाया एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का, मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री पर मैं प्रश्न नहीं लगाऊंगा, पर शायद उनको इस बात की जानकारी कम है और उन्होंने गलत एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम आपके चैनल के माध्यम से किया, इसलिए उनका खंडन करना जरूरी है। पंडित नेहरू पर प्रश्न आप जितना लगाएं, शायद इन लोगों को संविधान का पहला संविधान संशोधन नहीं याद है या पता ही नहीं है। लोग तो संविधान को मानते नहीं है तो पढ़ा भी नहीं होगा। यदि पढ़े होते माननीय मंत्री जी तो संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और उस 51 में जो मौलिक अधिकार का 15 नंबर जो है उसमें 4 जोड़ा गया, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर रिजर्वेशन होगा, ये पंडित नेहरू ने पहले संविधान संशोधन में जोड़ा। उनका यदि ये भावना नहीं होता तो ये नहीं जोड़ती, और वो सिर्फ पंडित नेहरू नहीं जोड़े, उस समय की पार्लियामेंट जो सिस्टम थी उस सबने मिलकर के जोड़ा। तो आप समझिए कि ये पार्लियामेंट की भावना थी, पहली बात। दूसरी बात, उसी संविधान संशोधन का एक उत्तर आपको मिलेगा जब 50% के कैपिंग की बात आती है। भूमि सुधार अधिनियम को डालना था गरीबों के हित में, काश्तकारों के हित में, और उसको एक अलग से शेड्यूल 9 बनाया गया। उसमें यदि कोई भी मुद्दे को डाल दिया जाए, पार्लियामेंट पास करके डाल दे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकती। अब मांग क्या हो रही है? आज तमिलनाडु और कई राज्यों ने जिस तरह से शेड्यूल 9 में डाल करके और रिजर्वेशन के कैपिंग को 50% से ऊपर बढ़ाया, वही हम कह रहे हैं कि संविधान संशोधन होगा, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय कर दीजिए और शेड्यूल 9 में डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट, और ये कहानी नहीं रहेगी, बात खत्म हो गई। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत के भारत के संविधान निर्माताओं की ये भावना थी, क्योंकि उसमें 90% लोग पार्लियामेंट में उपस्थित थे इस संविधान संशोधन में। तो ये एक धारणा बनाई गई। दूसरा, काला कालेकर कमेटी की बात अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कही, मुझे लगता है इस पर भी उनको शायद कमी है, उनको पढ़ना चाहिए। काला कालेकर जो कमेटी बनी, इसी संविधान जो पिछड़ों के आरक्षण की बात थी, जो संविधान संशोधन पहले में आया, उसी का एक तरह से ये एक्सटेंशन था। काला कालेकर कमेटी के जो हेड थे काला कालेकर, जब 5-6 लोगों की एक कमेटी तैयार हुई और जब इसकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में रिजर्वेशन के पक्ष और विपक्ष की जो बात आई, तो उसमें एक बड़ा तबका था, उसमें कंट्रोवर्सी थी, और रिपोर्ट में ही कहा गया कि अभी हमारी इस रिपोर्ट को नहीं मानी जाए, ये नेहरू जी के पास पेश किया गया, इसलिए वो बात खत्म हुई। रिजर्वेशन की बात कही कि हमने रिजर्वेशन लागू किया, मंडल आयोग, अरे भाई कौन नहीं जानता कमंडल। जब मंडल की बात आई तो सरकार गिरा दी इन लोगों ने, डीपी सिंह की सरकार उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नहीं लागू की। किसने लागू किया? नरसिंहा राव की सरकार, कांग्रेस की सरकार, 92वां संविधान संशोधन के तहत वो लागू हुआ। तो ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है ये गलत है। अब है कि प्रधानमंत्री जी की मजबूरी क्या थी? ठीक है, चुनाव की बात है, राजनीति की बात है, सियासत में वो सब चीज करते रहते हैं, समय पर पलटते रहते हैं। जैसे महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी, जनगणना नहीं होगी, जनगणना होगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उसी तरह जातीय जनगणना को फंसाने का काम इन्होंने किया। आज जो जनगणना की नोटिफिकेशन आई है
आपको उस नोटिफिकेशन को सबको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये शुरुआत होगी 27 से। भाई टाइम टेबल सब बना दिया है आपने, पर भारत में तो टाइम टेबल 2022 में आए दुगुनी का भी आपने बना दिया था। हुआ क्या सबको पता है, बहुत सारे टाइम टेबल थे सरकार के। यदि टाइम पर वो टाइम टेबल लागू हो जाए तो बहुत सारा परिवर्तन इस देश में हो जाता। लागू करने की मंशा नहीं है, सिर्फ बिहार के चुनाव में लाभ लेने की मंशा है। ये दोनों में अंतर है। राहुल गांधी जी पर एक बार बार प्रश्न है कि जनगणना क्यों नहीं लागू किया। भाजपा के हमारे सम्मानित प्रवक्ता ने कहा, सिसोदिया जी बहुत विद्वान आदमी है, कई बार विधायक रहे हैं, इनको इस चीज की यथास्थिति पता है। 2011 की जनगणना 13 के लास्ट में लागू होती है और जो आर्थिक और बाकी सर्वे जातीय सर्वे है उसको क्लासिफाई करने की बात थी और वो 2 से 3 महीना एक्स्ट्रा और समय चाहिए था। मई में हमारी सरकार चली गई। सरकार के पास विधि मंत्रालय में वो आज तक पूरा दान में पड़ा हुआ है। जिसकी जिम्मेवारी थी जिस सरकार को उसको पब्लिश करने की, आज तक वो पब्लिश नहीं कर पाई, तो उसमें भी राहुल गांधी हो गए। ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है। ये डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है। मुझे आना है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास, लेकिन मैं अजय उपाध्याय आपसे जानना ही चाहता हूं, चाह क्या रहे हो आप जाति आधारित जनगणना के आधार पर? देश को खंड खंड में बांट देना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और प्रतिभागी क्या रहेगी लाचारी। इसके संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है क्या? कांग्रेस संगठन में भी पद और स्थान जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बांट दिए जाएंगे? और इससे पहले कि आपने बांट रखें, जो आप देश के संदर्भ में सवाल उठाए, राहुल गांधी के नेतृत्व में घूम रहे, थोड़ा इसमें रोशनी दे दें तो फिर मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास जाऊं। बहुत अच्छा प्रश्न डॉक्टर साहब है और एक प्रश्न एकदम जायज है, क्योंकि ये डायलेमा में किसी को नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सभी संगठनात्मक स्तर पर जो अब प्रक्रिया अपनाई जा रही है, आने वाले 6 महीना में आप देखिएगा आमूल चूक परिवर्तन होने जा रहा है। यहां तक कि हो सकता है प्रवक्ता भी उसी जातीय जनगणना के आधार पर नियुक्ति होगी कि उतने लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। सभी जातियों के, समाज के जो प्रतिभावान लोग होंगे उनको उसमें जगह मिलेगी, लेकिन एक जाति विशेष के लोगों को किसी भी स्थिति में संगठन या सरकार में हम जगह देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब में प्रतिभा होती है। एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और एक गांव का पढ़ा हुआ बच्चा, दोनों में अंतर हो सकता है। पैरामीटर आपको तय करनी पड़ेगी कि किसको कितनी अवसर मिली और कितनी उसको अवसर के हिसाब से उसने क्या परफॉर्म किया। पहली बात, आप जैसे विद्वान पत्रकार रायपुर में है, आपको अवसर यदि मिला होता तो आप अमेरिका के सबसे बड़े पत्रकारिता जगत के चेहरे होते और विश्व में आपकी जगह बनती। उसी तरह किसी गरीब ट्राइबल का लड़का यदि गांव में पढ़ा, उसको जगह नहीं मिली तो रायपुर तक पहुंचने में उसको दिक्कत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिबेट है, इस पर एक रेशनल जो है थॉट अपनाना चाहिए हम सबको। दूसरी बात, जिस तरह से राहुल जी ने कोई कहा है संविधान के दायरे से बाहर की बात उन्होंने नहीं कही है। वो सिर्फ ये बात रखना चाहते हैं कि समाज को मुख्य धारा में लाना है। शैक्षणिक जो रिजर्वेशन की बात 2006 में हमने की माननीय मनमोहन सिंह के सरकार में, उसी तरह बाकी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में भी यदि उनको अवसर नहीं मिलेगा तो समाज उससे टूटेगा, न कि अवसर हीनता के उसमें नहीं टूटेगा। अवसरहीनता होगी तब समाज टूटेगा। जो समाज को जो चाहिए, सबको सर्वांगीण विकास होगा तो समरसता बढ़ेगी और उससे समाज टूटेगा नहीं, समाज जुटेगा। समाज जुटेगा, ये डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है। पर क्या डॉक्टर आलोक शुक्ला, जिनके पास 4 दशक का प्रशासनिक अनुभव है, इससे इत्तेफाक रखते? क्या डॉक्टर आलोक शुक्ला, आपको लगता है कि अब किसी भी अफसर के संदर्भ में प्रतिभा को बाद में देखिए, उसकी जाति को पहले देखिए, इसी से समाज तरक्की की दिशा में आगे बढ़ने वाला है, देश उन्नति के नए शिखर पर पहुंचने वाला है? क्या कहते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी? कितना खुशहाल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है? हिमांशु जी, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हमको देखनी होंगी। पहली चीज तो जो गणना करने की बात है, तो गणना करना तो अपनी जगह है, गणना आप कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। वो जानकारी मोरलेस पहले भी सबके पास है, आंकड़ों के साथ नहीं है, लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि जो पिछड़े हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है। अब कितना कम है एग्जैक्टली वो ग्रैन्युलर डेटा आप निकाल लेंगे इस जनगणना से, लेकिन सबको पता है कि ये कम है और उनको बेहतर अवसर मिलने चाहिए। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती।
प्रतिभा का सवाल भी आपने उठाया है, उस पर भी आते हैं। परंतु हमको ये देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी उन्नति के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। रिजर्वेशन की पॉलिसी तो आज भी है, 50% की कैप की बात है, लेकिन 50% तक तो रिजर्वेशन आज भी दिया जा रहा है। हमको ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या उस 50% रिजर्वेशन से वास्तव में इन सब लोगों की उन्नति हुई अथवा नहीं हुई। आप अगर अब इसमें भी दो अलग अलग चीजें, एक है राजनीतिक, जो आपने जैसे कहा कि क्या पार्टी के पद इनको दिए जाएंगे या विधायक के पद और एमपीज के पद इनको दिए जाएंगे, तो वहां पर तो रिजर्वेशन अनुसूचित जाति जनजाति का काफी समय से है और वो लोग आ भी रहे हैं और अपनी बात जनप्रतिनिधित्व के द्वारा कर भी रहे हैं। दूसरी बात है सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी में चुनाव नहीं होता, सरकारी नौकरी में चयन होता है और वहां पर एक बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। वो ये होती है कि चयन करने में जो आप एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखते हैं उसको बहुत सारे लोग पूरी नहीं कर पाते, यहां तक कि रिजर्वेशन होने के बाद भी पूरी नहीं कर पाते। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पे जो आरक्षित पद हैं वो खाली रह जाते हैं। इसीलिए सरकार ने, अभी हम संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, एक और संशोधन किया गया और उस संशोधन के द्वारा यह कहा गया संविधान में कि यदि कोई पद खाली रह जाते हैं तो उनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे पास ऐसे भर्ती अभियान निकलते हैं जिसमें केवल और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए ही पद विज्ञापित किए जाते हैं। मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। आपसे जानना चाहता हूं, ये जाति आधारित जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी की जो परिकल्पना की जा रही है वो जनसंख्या के आधार पर छीनने की या वंचित वर्ग को वाकई उसका हक दिलाने की है। हमारे यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में जितना आरक्षण है, आप स्वयं उसके व्यवहारिक अनुभव को साझा कर रहे हैं कि वो पद नहीं भर पाते क्योंकि उपयुक्त लोग नहीं मिल पाते। पर दूसरी ओर वो वर्ग जिसके पास एक गौरवशाली इतिहास है, वो वर्ग जो एक बड़े भूभाग पर इस देश के शासन करता है शताब्दियों तक, वो इस होड़ में है कि नहीं नहीं हमारी हालत बड़ी खराब है, हमको पिछड़े की स्थिति में शामिल कीजिए। जो अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं, यदुवंशी, वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए लालायित है। जो शिवाजी महाराज के शौर्य के आधार पर यश गाथा पूरे भूमंडल पर गाना चाहते हैं, वो मराठा सड़क पर उतर रहे हैं अपने आप को पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए। और जिस जाट के सामर्थ्य को पूरा देश अचंभे के साथ देखता है, उस जाट समुदाय को भी लालसा है कि हमें पिछड़े की सूची में शामिल किया जाए। क्या कहते हैं आप, खतरनाक रास्ते पर देश जाने जा रहा है या देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ने जा रहा है? क्या कहता है आपका प्रशासनिक अनुभव? देखिए, मैं तो यही बात कह रहा हूं कि हम लोग तो ये मानकर चलते हैं कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं किसी भी पार्टी के हों, वो अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं, लेकिन केवल इंटेंशन मात्र से सक्सेस नहीं मिलती है। आपको पॉलिसी अच्छी तरह से समझ के बनानी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 70 सालों से जो पॉलिसी हमारी चल रही है वो सफल क्यों नहीं हुई है। सरकारी नौकरियां हैं कितनी, जो हैं भी वो पद समाप्त हो रहे हैं। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के 35,000 पद समाप्त कर दिए। तो जब पद ही नहीं होगा तो आप उस बचे हुए पद में आरक्षण करके कितने लोगों को नौकरियां दे देंगे? तो इसलिए ये सरकारी नौकरी या कॉलेज में भर्ती कर देने के लिए आरक्षण कर देने मात्र से ये बात समाप्त नहीं होने वाली है। आपको इस बात कि उन लोगों को आप कैसे आगे बढ़ा सके, और उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं बहुत कम समय लेके 2-3 बातें इसमें उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं। आप बहुत सारे लोगों को, जैसे आप किसानों को बोनस दे रहे हैं, जैसे आप महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, क्या हम कोई ऐसी योजना बना सकते हैं कि जिसमें कि हम जो वंचित वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं उनको कोई ऐसी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं जिसमें उनकी बेहतर पढ़ाई लिखाई हो सके? क्या हम कोई ऐसी योजना बना सकते हैं कि उनकी विदेशों में पढ़ाई लिखाई हो सके? क्या हम कोई ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिसमें उनको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आगे बढ़ने का मौका मिले? क्या हम कोई ऐसा तरीका बना सकते हैं, अभी बात हो रही थी कि स्टार्टअप्स के अधिकांश मालिक उच्च वर्ग के होते हैं और अधिकांश स्टार्टअप में जो स्कूटर चलाने वाले होते हैं वो निम्न वर्ग के होते हैं। तो क्या उनको स्टार्टअप खोलने के लिए कोई अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती हैं? केवल और केवल आरक्षण मात्र से ये समस्या हल होगी, इसमें मुझे बहुत डाउट है। इसमें मुझे संदेह है, ये
डॉक्टर आलोक शुक्ला का कहना है, पर मामला इतना सरल नहीं है। जिन बातों के संदर्भ में डॉक्टर आलोक शुक्ला कह रहे हैं वो तमाम छात्रवृत्तियां वर्तमान में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अधिकांश उच्च शिक्षा के अंतर्गत कोई पैसा लगता नहीं है। श्रवण जी मेरे साथ में, श्रवण जी बात यहीं पे नहीं रुक रही है। हम सरकारी स्तर पर आरक्षण की बढ़ती मांग से पहले ही अचंभे में रहते। अब तो मांग यह है कि निजी क्षेत्र को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाए। जाति आधारित जनगणना का फैसला क्या आने वाले समय में निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू होने के रूप में भी दिखाई देगा? और अगर लागू होता है तो देश तरक्की के शिखर को स्पर्श करेगा। क्या देख पा रही है श्रवण गर्ग जी की दूरदृष्टि? देखिए, एक तो मुद्दा बहुत बड़ा ये है कि ये सरकार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। ये जो करवा रही है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, यशपाल जी ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर लिया है कि तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने ही कहा है, मैंने नहीं कहा। इस सरकार का इरादा केवल यूपी और बिहार के चुनाव संपन्न करवाना है। आरएसएस का मानना है कि जो कास्ट सेंसस है वो हिंदुओं को विभाजित कर देगा। मोदी जी ने 2023 में कहा है कि कुछ लोग कास्ट सेंसस के बहाने देश को विभाजित करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा है कि उनके लिए केवल 4 जातियां हैं, वो है महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। गवर्नमेंट का स्टैंड है, ये पार्लियामेंट में स्टैंड है 2021 का है कि शेड्यूल कास्ट के अलावा किसी की गणना नहीं की जाए। ये जो पूरी बीजेपी है और संघ जो है, ये अपर कास्ट डोमिनेटेड है। जैसे कि हम लोग जो बैठे हुए हैं वो भी अपर कास्ट डोमिनेटेड है। पूरी की पूरी पैनल ध्वस्त हो जाएगा बीजेपी और संघ का पूरा ढांचा अगर जाति जनगणना करवाई गई। जो प्रेशर है उत्तर बिहार का, जो राहुल गांधी ने बनाया, नीतीश कुमार ने बनाया, और जो उत्तर प्रदेश में सामने आने वाला है, उसका सामना करने के लिए है। इसमें कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है, इनुमरेशन हो रहा है, गिनती की जाए। और आरएसएस ने कहा है, राम माधव का आर्टिकल है इस बारे में कि आपको जाति जनगणना के जरिए ये पता करना चाहिए कि किन वर्गों को सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में लाभ नहीं मिल रहा है, उनको पूरी सामाजिक योजनाओं का लाभ बराबर मिले। इसका मतलब ये नहीं है, ये आरक्षण का पूरा मामला ही नहीं है कि ये नौकरियां नहीं है सरकारी या शिक्षण संस्थाओं में उनको जगह मिलेगी। ये पूरे के पूरे ढांचे को बदल देगा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी में कितने % लोग हैं, पूरे के पूरे अकादमी क्षेत्र में कितने लोग हैं, पूरी जुडिशरी में कितने लोग हैं, कितने उद्योगपति हैं, या आप जिस जगह बैठे हैं मीडिया में कितने लोग हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही उच्च वर्ग का इतना आधिपत्य है कि ये लोग, आप देख रहे हैं कर्नाटक में कैसा विरोध हो रहा है। कांग्रेस की हुकूमत है, वहां जाति जनगणना को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है कांग्रेस के अंदर। एक बार हो चुकी है जाति जनगणना वहां, उसको खारिज करके नए सिरे से करवाने की जो बात हो रही है, तो सिद्धारमैया का विरोध हो रहा है वहां। कारण यह है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पूरा का पूरा डोमिनेशन है। इन्होंने, अजय उपाध्याय जी ने एक अच्छी बात कही कि सारे के सारे प्रभारी बदलने वाले, प्रवक्ता बदलने वाले। तो अगर राहुल गांधी जिस क्रांतिकारी कदम की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का जो या बीजेपी का जो इरादा है वो पूरी तरह अलग है। मैं माफी के साथ श्रवण जी हस्तक्षेप करना चाहूंगा एक सवाल के माध्यम से। कांग्रेस क्या सोच रही है, राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, भाजपा
संघ क्या सोचता है, नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, इसे अलग रखते हैं। श्रवण गर्ग जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग का, वैचारिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या नजरिया रखते हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। इस देश के संविधान निर्माताओं ने और उसके बाद के शासकों ने कभी भी जातिगत जनगणना को देश के लिए हितकर नहीं माना। जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना के प्रति सबने प्रतिबद्धता जताई। श्रवण जी उम्र के इस मुकाम पर उस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए जाति आधारित जनगणना के पक्ष में खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। अगर आप खिलाफत में हैं तो क्यों हैं खिलाफत में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी। थोड़ा श्रवण जी अपना नजरिया देना चाहेंगे? मेरा नजरिया यह है कि मैं इसके 100% पक्ष में हूं, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं उनका जो पूरा नजरिया है वो वर्ण व्यवस्था को लागू करने का है, और बोल चुके हैं वो, मतलब लिखित में है, कह चुके हैं कि जो मनुस्मृति में लिखा गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो व्यवस्था अगर डिस्टर्ब की गई तो समाज में अराजकता मच जाए। अगर आप समय के साथ उन चीजों को लागू नहीं करते हैं जो संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाते समय सोची थी, तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप संविधान में और चीजों को लेकर संशोधन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि 3 तलाक को लेकर संविधान के निर्माताओं ने उस समय विचार क्यों नहीं किया, नागरिकता को लेकर विचार क्यों नहीं किया, तमाम चीजों के बारे में आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने उस समय विचार नहीं किया, क्योंकि आज की जरूरत, मान लीजिए कि एक क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री ने उठाया कि 3 तलाक जैसी प्रथा को खत्म किया। आप पूछ सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने तो चीज को सोचा नहीं था। धारा 370 को लेकर जो बीजेपी ने किया, जिसको लेकर कई तरह के, तो बहुत सारी चीजें संविधान निर्माताओं ने विजुलाइज नहीं की। वो अगर आज के जमाने में, अगर संविधान जब बना तब देश की आबादी 33 करोड़ थी और आज 146 करोड़ है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 146 करोड़ लोगों की जरूरत क्या है। आप 33 करोड़ या 30 करोड़ जो विभाजन के पहले जो 33 करोड़ थी उसको लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप भी वही बात कर रहे हैं जो संघ कर रहा है और बीजेपी बात कर रही है, कि आप जब बदलने की बात आती है तब संविधान निर्माताओं को संविधान की बात करते हैं, और जब अपनी मर्जी से कुछ चीजों को आप लागू करना चाहते हैं तब आपको लगता है कि समय की जरूरत के हिसाब से इन चीजों को करना जरूरी है। तो आप मानते हैं कि समय की जरूरत के लिहाज से ये जाति आधारित जनगणना क्रियान्वित होनी चाहिए, और इसका अगला चरण निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। श्रवण जी इसके भी उतने ही जबरदस्त पैरोकार हैं। क्यों नहीं होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए जी। अगर आप शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं, मुझे एक चीज समझना है कि ये जो जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का जो सिद्धांत है, अगर हमको बिहार में जो नीतीश कुमार ने सर्वे करवाया उसमें यह पता चला कि अपर कास्ट की जो पूरी आबादी है वो 14% है। अब 14% अगर 86% पर राज चला रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये स्थिति पूरे देश की हो सकती है। तेलंगाना का अगर आप जाति जनगणना को देखें तब आपकी आंखें खुल जाएगी कि वहां क्या स्थिति है। तो हम क्या चाहते क्या है, मतलब हम यही चाहते हैं कि कुछ जो लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो पूरे देश पर राज करते रहें। तो अगर आप मानते हैं कि वही व्यवस्था ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको बारे में ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि जाति जनगणना का मतलब है कि शूद्रों की क्रांति। अब आप अगर इसको एक नजरिया आपका यह है अगर देखने का कि आप इसको ये मानते हैं कि ये इन लोगों के आ जाने से सत्ता में मतलब जैसा मैंने कहा कि जो एनडीए के कैंडिडेट्स हैं उनका प्रतिशत 39% है और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स का 19% है। आपको ये चीज समझना चाहिए, ये चीज हमको बताएं हिमांशु जी
कि भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे थीसिस को उलट दिया। पहलगाम की पूरी क्राइसिस के बाद जब पूरा देश पहल को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल क्यों भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया, पर यू टर्न भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, कांग्रेस ने भी पूरा यू टर्न लिया, क्योंकि कांग्रेस ने 6 दशक 7 दशक तक जाति आधारित जनगणना का हमेशा विरोध किया, इस निर्णय के साथ में रहे। पर बहरहाल मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यशपाल जी के पास वापस आता हूं। तो यशपाल जी, एक आशंका आपके संदर्भ में व्यक्त की जा रही है, आपका हर कदम चुनावी रणनीति के तहत होता है। श्रवण जी, आपके बयान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, नोटिफिकेशन तो हो गया है, पर उस नोटिफिकेशन का क्रियान्वयन वस्तुतः उस अंजाम तक पहुंचेगा, इस पर संदेह है। बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनाव और उस चुनाव में जीत के लिए जनगणना का हथियार, क्या कहते हैं इस आशंका के मद्देनजर आप? हिमांशु जी, आदरणीय श्रवण जी गर्ग साहब मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे हैं। आपके सानिध्य में मैंने दैनिक भास्कर में मंसूर में काम किया है। उनकी किसी बात को मैं किस प्रकार से नकार दूंगा या अपना विचार प्रकट कर दूंगा, मैं खुद असमंजस की स्थिति में हूं। लेकिन हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने इस डिबेट के दौरान एक किसी जनप्रतिनिधि की बाइट सुनी, क्या वे तेजस्वी यादव थे? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ही थे। जी धन्यवाद। श्रवण जी, गर्ग साहब, मैंने जो वक्तव्य दिया वो उनकी बाइट पर आधारित दिया। अब एक तरफ तो कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन वाले लोग, इंडी गठबंधन वाले लोग इस निर्णय को अपनी जीत बता रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव बिहार और उत्तर प्रदेश के कारण से मोदी जी ने निर्णय लिया। और मेरा कहना है कि जनगणना के परिणाम और जनगणना के आंकड़े तब तक आएंगे, तब तक आने की संभावना है, उसके पहले ही चुनाव हो जाएंगे। तो हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव के दृष्टिकोण के आधार पर चुनाव में परिणाम उत्तर प्रदेश में और बिहार में हमारे पक्ष में आ जाएंगे, इसके कारण से तो निर्णय नहीं लिया। राम मंदिर का निर्णय हो, 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, ये सारे मामले के चुनाव के इर्द गिर्द मानते हैं क्या? और नहीं तो क्या आप नारे ही लगवाते हो, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इसके बाद यहां पर आप बड़ी मासूमियत से पूछ रहे हो क्या हम चुनावी दृष्टि से ही काम करते हैं क्या? नारे आप लगाओ, उसके बाद में जब सवाल उठे तो फिर जाके मासूम हो जाओ, ऐसा कैसे कर लेते हो यशपाल जी आप? इसलिए कि राम मंदिर का निर्माण जनमानस की आस्था का सवाल था हिमांशु जी, और ये जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको स्वीकृति प्रदान करी, उसके परिणाम भी आपके हमारे सामने आए हैं। कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया, तब भी बहिष्कार किया, और जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तब भी बहिष्कार किया। अरे लेकिन आप परिणाम को उसके अनुरूप बता रहे हो, आप तो निपट गए। कहां 400 पार जाना था, कहां 240 में ठिठक गए, स्पष्ट बहुमत भी ना मिला आपको। और जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना वहां पर भी सीटें निपट गई, वो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। क्या बताना चाहते हो आप कि देखो आपके सामने क्या सामने? मेरा वही कहना है हिमांशु जी कि चुनाव के दृष्टिकोण से रखते हुए अगर हम चुनाव की रणनीति के आधार पर निर्णय करते हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप तो निपट गए, अरे निपट गए, सीटें कम आना सीटें जाना, इंदिरा गांधी जी भी हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हैं। चुनाव में हार और जीत हिमांशु जी चलता है, लेकिन जो निर्णय करने की सामर्थ्यता और क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, वो किसी और नेता में क्यों नहीं है? ये अब तक क्यों इसको विलंबित किया गया? और आज तो नोटिफिकेशन हुआ है। कांग्रेस हिमांशु जी एक तरफ तो कह रही कि हमारे कारण हुआ है, मरते दम तक हम इसको लेकर के रहेंगे। हाउस में राहुल गांधी जी का बयान था, आज उन्हीं के लोग इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर रहे हैं और कह रहे तो चुनाव को लेकर के किया। नहीं यशपाल जी, आप स्वयं बताओ। राहुल गांधी संसद में जोर शोर से यह बात कह रहे थे कि हम जाति आधारित जनगणना करा कर रहेंगे, और आप करा रहे हैं। ये राहुल गांधी को इस तरीके से सफलता के रूप में प्रस्तुत करने की क्या मजबूरी आन पड़ी? जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम करा कर रहेंगे, आप वो कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की बात मानने के लिए आप तैयार क्यों हो गए? नहीं तो फिर उनकी विचारधारा के लोग, उनके साथी सहयोगी इसको बिहार और उत्तर प्रदेश से क्यों जोड़ रहे हैं? एक तरफ उपलब्धि लेना भी चाह रहे हैं और एक तरफ निर्णय को चुनाव से क्या इर्द गिर्द आप मान रहे हैं? डॉक्टर अजय उपाध्याय से पूछ लेते हैं,
भाई डॉक्टर उपाध्याय जी, राहुल गांधी की उपलब्धि को केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ जोड़कर आप क्यों देख रहे हैं? यशपाल जी ये जानना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं आप? जी, जसपाल जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं और आपने जब जब प्रश्न किया उसमें जिस तरह मोदी जी पलट जाते हैं, भाई मेरे पलट गए बार बार, राम अयोध्या वाले इशू पर भी या भाजपा के 400 पार वाले इशू पर भी उनकी मजबूरी है और आप जैसे शुद्धि पत्रकार जब होता है तो बहुतों को पलटना पड़ता है। पर मैं प्रश्न का उनका उत्तर दे रहा हूं। राहुल जी ने सिर्फ इतना नहीं कहा था कि हम चुनावी जनगणना, जातीय जनगणना करा कर रहेंगे पार्लियामेंट में, उन्होंने ये भी कहा था कि इसी सरकार से हम करा के रहेंगे, मोदी जी को कराना पड़ेगा। बेशक चुनाव आया उत्तर बिहार का और मोदी जी को सर्वे उनका आ गया है कि चारों खाना चित होने वाले हैं, इसलिए उनको कराना मजबूरी हुआ। पर हमारी सरकार जब रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि इसी चुनाव के बाद हम 50% के कैप को हटाकर और शेड्यूल 9 में डालकर और लोगों को जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसके हिसाब से उसको भागीदारी। अच्छा डॉक्टर उपाध्याय ये बताओ, कितना घबरा गए हो आप? देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जनगणना कराने का फैसला कर लिया जाति आधार। अब आपका क्या होगा बिहार में, क्या होगा उत्तर प्रदेश? आप तो खुद ही बता रहे हो कि ये चुनाव की दृष्टि से लिया हुआ फैसला है, तो फैसला तो सटीक बैठ जाएगा। आपका क्या होगा? अभी से सहानुभूति व्यक्त करें आपके प्रति। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, देश के जनमानस पर कोई प्रश्न नहीं, पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की जागरूकता पर भी हम सब जो है फख्र करते हैं और वो दोनों राज्य के लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी जी अपनी मजबूरियों के कारण एक तरह से गिरगिटी चाल चला है उन्होंने। यदि उनको जातीय जनगणना करानी थी और यदि जनगणना को उसमें जोड़ना था तो ये 27 में लटकाकर जनवरी में नहीं ले जाते। ये घोषणा किया और 6 महीना में ऑलरेडी डिले हो गया है। 21 में जो जनगणना आ जानी चाहिए थी वो जनगणना ये 27 में शुरुआत करेंगे, 28 और 29 में लेकर जब तक इनका हो सकता है लोकसभा चुनाव भी चला जाए। ये शेड्यूल भी जो डाला है ये भी फर्जीगिरी है और उसके बाद जो है इस जनगणना पर ये भी फर्जीगिरी है, डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है। लेकिन अतीत का अनुभव ये बताता है कि जनगणना का काम तकरीबन 5 साल चलता था, पर केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत कार्यक्रम दिया है उसमें इस पूरी जनगणना के कार्यक्रम को 21 महीने में समेटने की कोशिश करने का संकल्प जाहिर किया है। 21 महीने में हम इस पूरी प्रक्रिया को कर लेंगे। बहरहाल, राजनीतिक विषय से हटकर हम प्रशासनिक विषय पर जाते हैं और डॉक्टर आलोक शुक्ला जी से जानना चाहते हैं कि अभी तक जो भी योजनाएं बनती थी उनमें 1931 के आंकड़ों को आधार मानते हुए बात होती थी। नए आंकड़े आने की तैयारी है, क्या बदल जाएगा शुक्ला साहब इसके साथ में? थोड़ा प्रशासनिक दृष्टि इस पर थोड़ी रोशनी देंगे कि क्या बदलने वाला है इन आंकड़ों के साथ में, क्या देखने को मिलेगा देश को आने वाले समय में? देखिए, मुझे लगता है हिमांशु जी 2-3 चीजें होंगी। एक तो जो आपने कहा कि रिजर्वेशन की कैप हटेगी, इस पर बहुत काम होगा और बहुत मांग होगी। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात जो है वो बहुत तेजी से उठेगी। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं, उसके बाद और नहीं कहना मुझे कुछ। देखिए, अगर हम प्रतिभा की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये मानते हैं कि हमारे देश के 80% लोग प्रतिभाहीन हैं? 20% लोगों के पास ही प्रतिभा है। प्रतिभा और उपलब्धि ये 2 अलग अलग चीजें हैं और बहुत सारे लोगों की प्रतिभा इसलिए दिख नहीं पाती क्योंकि उनको अवसर नहीं मिलता है। 20% लोग 80% लोगों को लंबे समय तक दबाकर नहीं रख सकते। ये चीज हमको और हमारे नेताओं को समझनी होगी। हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे बड़े सोशल अपीवल्स होने वाले हैं। ये आसानी से बात कोई मानने वाला नहीं है कि हम 80% हैं लेकिन हमको मिलेगा कुछ नहीं। इतनी बात कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ बदलेगा, इनका कहना है। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए श्रवण जी के पास आता हूं और श्रवण जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भी इस आशंका के साथ हैं कि नोटिफिकेशन है पर यह नोटिफिकेशन क्रियान्वित नहीं होगा, या जितना आगे बढ़ गए हैं, जहां तक पहुंच गए हैं, अब वापस लौटना संभव नहीं है? अगर नोटिफिकेशन हो गया है, जाति आधारित
जनगणना का, तो अब ये जनगणना के आंकड़े भी आएंगे और उसके आधार पर आने वाले समय में नीतियां भी बनेगी। श्रवण जी। देखिए, अब इसको हिमांशु जी अब कोई रोक नहीं पाएगा जी। ये हमको समझना ये है कि पूरा का पूरा मामला सरकार के हाथ से निकल गया है। अब सरकार, जैसा मैंने कहा, एक जो बात बार बार कह रहे हैं ये लोग, 2011 के सेंसस में कास्ट को रिकॉर्ड किया गया था, पर 2014 की में सरकार के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद उसको पब्लिक नहीं किया गया। सरकार अगर कास्ट सेंसस को लेकर इतनी ज्यादा जागरूक थी तो 2014 में सत्ता में आने के बाद सरकार कर देती, मोदी जी कर देते उसको। इस सरकार का कमिटमेंट नहीं है हिमांशु जी कास्ट सेंसस के प्रति, एक राजनीतिक मजबूरी है और उस मजबूरी के चलते उनको ये घोषणा करना पड़ी। और आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव हो जाने दीजिए आप, और फिर आपकी किसी चर्चा में अपन बैठेंगे कि सरकार ने ये जो आज नोटिफिकेशन जारी किया है, ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद और बिहार के नतीजों के बाद क्या शक्ल लेता है। तो अगर तो एनडीए सत्ता में आ जाती है दोनों जगह, तब आप क्या पाएंगे, और नहीं आती है तो क्या पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिसके लिए इंतजार करना होगा। ये श्रवण जी का कहना है। श्रवण जी का कहना है कि रोक तो नहीं पाएंगे, पर अंदेशे उनके जहन में लगातार हैं सरकार की नीयत को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर 7 दशक के बाद देश में ये एक नीतिगत बहुत बड़ा बदलाव है, पर यह नीतिगत बदलाव आने वाले समय में दल हितकारी रहेगा या देश हितकारी, ये सवाल हमारे जहन में बना रहेगा। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप सभी प्रबुद्ध जन का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। वक्त बदल रहा है, 70 साल की बात नहीं है इस नजरिए की। 700 साल 800 साल पहले भी जाति को लेकर कोई विचार हमारे देश के मनीषियों के बीच में थे। अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे रैदास, और जब हम कहते हैं कि सामाजिक विसंगति इतनी है, इतनी हे दृष्टि से देखा जाता है, वो रैदास को हम संत रविदास के तौर पर आज भी जानते, मानते और पूजते हैं। तमाम मनीषियों के वो गुरु के तौर पर पूजनीय रहे रैदास। वो रैदास शताब्दियों पहले लिखकर गए हमारे लिए, वो आपसे साझा करता हूं। रैदास बोले कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। रैदास की आपत्ति थी किसी से उसकी जाति मत पूछिए। 7 शताब्दी 8 शताब्दी बाद तरक्की के उस मुकाम पर पहुंच गए हम कि घर घर जाकर पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या है। राजनीति से जुड़े तमाम लोग इसको देश की प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं, पर हम जो अपने आप को ईश्वर की संतान कहते हैं, अगर उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो आपस में भेदभाव के लिए इतनी गुंजाइश ही क्यों रखते हैं? क्या देश के इन तमाम कर्णधारों से उम्मीद इस बात की नहीं होनी चाहिए थी कि वो हमारे बीच इस भेदभाव को मिटाकर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उपक्रम करते हैं? पर वो तो इसके उलट हमें एक दूसरे के संदर्भ में कौन दूसरे से कितना दूर है, इस पहचान को बताने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विचार कीजिए और फैसला लीजिए। मुझे याद दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।